डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के दूध उत्पादकों से दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक। मध्य प्रदेश एवं गुजरात के सहकारी दुग्ध महासंघों एवं दुग्ध संघों को संयुक्त सहभागिता का रोड मैप तैयार करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पश्चिम बंगाल में खारे पानी में फिश और शेलफिश के पालन के तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और स्थायी तरीकों का किया निरीक्षण। कहा, सागर परिक्रमा से लोगों की आर्थिक स्थिति में आ रही है बेहतरी। उत्तर भारत में 3 दिन तक बर्फीली हवाओं से राहत मिलने के नहीं है आसार। मौसम विभाग ने कहा, अभी कुछ दिन और सताएगा कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में सांची एवं अमूल की संयुक्त सहभागिता की संभावनाओं पर विचार करने हेतु विस्तृत बैठक में भाग लिया। ये बैठक मध्य प्रदेश के दूध उत्पादकों से दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादकों के हित में एवं सहकारिता प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, विपणन आदि के संबंध में मध्य प्रदेश एवं गुजरात के सहकारी दुग्ध महासंघों एवं दुग्ध संघों को संयुक्त सहभागिता का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को अमूल तथा पंचमहल दूध संघ की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। और मध्य प्रदेश के मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा है कि एग्री ड्रोन से किसानों को सुविधा, समय की बचत और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में खाद या दवा का छिड़काव कम समय में किया जा सकेगा। 1 एकड़ फसल में खाद या अन्य कीटनाशकों के छिड़काव में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। सुधीर गुप्ता ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के काकद्वीप अनुसंधान केंद्र में सागर परिक्रमा के चरण 12 के दूसरे दिन का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री ने खारे पानी में फिश और शेलफिश के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ संवर्धन प्रणालियों का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण जलीय कृषि चालकों के लिए प्रौद्योगिकी जैसे कि बीज उत्पादन और विविध प्रजातियों की खेती, स्वदेशी फीड के बारे में चर्चा की और मछली हैचरी के लिए प्रौद्योगिकी और मछली के बेहतर जीवन के लिए भोजन के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। CIBA के तकनीकी अधिकारियों ने बताया कि वे कई प्रकार की मछलियों जैसे हिल्सा, बंगाल ब्रीम आदि पर भी शोध कर रही है और टिकाऊ खारे पानी की जलीय कृषि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सहायता बढ़ाने का अभ्यास भी कर रहे हैं, जो बहुत आवश्यक भोजन, पोषण, सुरक्षा आदि प्रदान करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठनों को एकजुट करने का लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 से अधिक एग्रीगेटर्स को सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया है। 50वीं एग्रीगेटर आयुर्वेदिक वेलनेस कंपनी, फॉरेस्ट एसेंशियल, सौंदर्य और वेलनेस एक जिला एक उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहचान देने वाले मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रस्तुत कर रही है। एक जिला एक उत्पाद एग्रीगेटर्स का ये विविध समुदाय 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है, जिसमें 160 से अधिक जिले सम्मिलित हैं। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में मौजूद सामग्रियों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, एक अलग पहचान स्थापित करना है और जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। प्रोत्साहन के एक कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 107वें एपिसोड में ODOP से जुड़े एग्रीगेटर लूम्स ऑफ
लद्दाख के प्रयासों की भी सराहना की थी। ओडीओपी का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को प्रकट करना है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसको बढ़ावा देना भी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के रूप विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। ये डिजाइन अपने सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। शहर के दोनों हिस्से स्टेशन के माध्यम से जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। तो हम सेकेंड एंट्री पे खड़े हैं, वो मेन एंट्री उस तरफ है। दोनों के दोनों हिस्से आराम से इस रूफ प्लाजा के माध्यम से जुड़ेंगे। देश के किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान में हाल ही में बनी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। प्रदेश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए राजस्थान सरकार की प्राथमिकताओं के विषय पर राजस्थान के कृषि, औद्योगिकी और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। सड़क से संसद तक देश के गांव, गरीब और किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्राथमिकताओं की देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए। सबसे पहले आपको बधाई, आप पहले भी मंत्री रहे हैं। मंत्री का पद आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जन सेवा महत्वपूर्ण है। किस तरह के मुद्दे आपकी प्राथमिकता में है? देखो, जिन मुद्दों को लेकर हम सत्ता में आए, किसानों की बदहाली, किसानों ने आत्महत्या की, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 2018 में ये कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। कर्जा माफ़ करना तो दूर की बात, उनकी संपत्ति कुर्क की गई, जिसके कारण किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों को रिलीफ देना और जवानों को, जैसे आपको जानकारी है कि राजस्थान में जितने भी पेपर हुए सब पेपर लीक हुए, तो ये सुनिश्चित करना कि कोई पेपर लीक नहीं हो। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, तो ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी और विकास की दृष्टि से विकास कराएंगे। विशेषकर ERCP को तेज गति देंगे, जो 13 जिलों का जीवनदायिनी योजना बनेगी। केंद्र प्रेरित योजनाएं देश के हर राज्य में लागू है, लेकिन अगर उनका आकलन करें तो राजस्थान जैसे राज्यों में इनकी क्रियान्वयन में बहुत ही काफ़ी पिछड़ापन और पिछड़ी राज्य साबित रहा राजस्थान। अब आपने जिम्मेदारी ली है, राज्य सरकार में बदल गए, नई शासन सरकार और सारी चीज़ें बदली है, तो किस तरह का बदलाव केंद्र प्रेरित योजनाओं का हम देखेंगे? देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि केंद्र भेदभाव करे किसी राज्य के साथ, पर केंद्र की योजनाओं में जब राजनीति चल जाए तो वो आगे नहीं बढ़ती। उनमें भ्रष्टाचार हो जाए तो वो उनकी गति रुक जाती है। आपको पता है, जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार को केंद्र ने 30,000 करोड़ रुपए दिया था। 20,000 करोड़ के जो टेंडर हुए उसमें घपला हो गया, जिसमें कुछ ठेकेदार भी पकड़े गए। तो भ्रष्टाचार नहीं हो, समय पर टेंडर वर्कआउट हो, केंद्र ने जो पैसा भेजा है उसमें राज्य का जो अंश बनता है उसको देके विकास को गति देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मनरेगा केंद्र की योजना है और राजस्थान में कई सारे इसमें घपले घोटालों की खबरें लगातार आती रही। अभी हाल ही में सरकार ने उसमें आधार को लिंक कर दिया ताकि जो अवांछनीय और अपात्र व्यक्ति है वो इससे दूर हो गए। कांग्रेस ने इस पर राजनीतिक आरोप लगाया। देखो, बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अपात्र लोग सरकारी मशीनरी से साठ गांठ कर घुस गए और पात्र लोग रह गए। ऐसी ही मनरेगा है। तो अब उस पर राजनीति करें, पात्र लोगों को काम नहीं मिले, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रिमोट सेंस एरिया से जहाँ जनजातीय समुदाय को जो हक मिलना नहीं मिला, आपसे बहुत सारी उम्मीदें समाज को है। केंद्र की योजनाएं भी बहुत सारी है, उनके क्रियान्वयन की उम्मीदें। जनजातीय इलाके में मेरी आवाजाही बहुत बनी रही है। वहाँ
कुपोषण और भूखमरी भयंकर है। ज़मीनी काम करने की आवश्यकता है और राज्य हो चाहे केंद्र की योजनाएं आदिवासी तक वो पहुंचनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। संसद में आपकी आवाज़ गूंजती थी, अब विधानसभा में अब आपकी आवाज़ फिर से गूंजेगी। क्रांतिकारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किस तरह के अब टारगेट लेके चल रहे हैं? कुछ बच्चों ने भी आपसे मुलाकात की थी आरपीएससी के एग्ज़ाम को लेके भी। जैसे पहले कोई मेरे से मिलने आता था वैसे अब आता है फरियादी, और उनकी बात मैं सरकार तक पहुंचाता रहूँगा। तो ये थे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनका मानना है कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसको न केवल वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे, बल्कि गांव, गरीब और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर उनको जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने का काम भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन अंकित के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को वाइब्रेंट गुजरात समिट को संबोधित किया। धर्मेंद्र प्रधान ने भविष्य के लिए कार्यबल का निर्माण, उद्योग 4 के लिए कौशल का विकास विषय पर सेमिनार में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों से स्टार्टअप में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य एक वैश्विक नेटवर्क के साथ संभव होगा, और जब भारत विकसित होगा तो संपूर्ण वैश्विक दक्षिण विकसित होगा। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, जिससे सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिससे इस कड़कड़ाती ठंड में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन तक शीतलहर से राहत मिलने वाली नहीं है। और पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में अमरोहा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई। भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पोषण पोटली देकर महिलाओं की गोद भराई की। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए देश में सिर्फ 4 जातियां युवा, गरीब, महिला और किसान हैं। सरकार की सभी योजनाएं इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और इन्हीं जातियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। स्वच्छता के लिए काम कर सकते हैं, शौचालय साफ कर सकते हैं, अपने जरूरतमंद भाई बहन को स्कीम बता सकते हैं, उनके फॉर्म भर सकते हैं, डीएम ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं, पेंशन लगवाने का काम कर सकते हैं, गैस लगवाने का काम कर सकते हैं, एफपीओ बनाकर भंडारण का काम कर सकते हैं। यही सब विकसित भारत की लड़ाई है जी। और विकसित भारत की लड़ाई में हम सबको मिलकर वैसे ही काम करना है जैसा आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने देश की आजादी के लिए काम किया था। तभी आने वाले 25 साल में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी की थीम के अंतर्गत योजनाओं से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुझे इंसान को 6,000 रुपये साल भर के मिलते हैं। तो 4 साल हो गए मुझे इस योजना का लाभ लेते और जिससे मैं कभी मुझे दिक्कत आती है किसान खेती किसानी में, और 2,000 रुपये आने पर मुझे उनको दिक्कत खत्म हो जाती है। इसकी वजह से मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और सभी किसानों को इस तरीके का लाभ मिल रहा है जो सभी संपन्न हो रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ सरकार से कि सरकार इसी तरह की योजनाएं हमें देती रहेगी। मोदी जी का धन्यवाद। हमारे गांव में ग्राम संगठन बना है और ग्राम संगठन बनने के बाद हमें अपना समूह चलाने का भी हक मिला है, जिससे कि हमें कभी कभार जब जरूरत पड़ती थी छोटे छोटे कामों के लिए तो हमें उसके लिए 1% के हिसाब से ब्याज अब मिलना चालू हुआ है। हमारी सबकी सारी सहेलियाँ एक क्या कहते हैं डेयरी खोलना चाहती है, उसके लिए हम जल्द ही शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश में अपार जन समर्थन मिल रहा है। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उपस्थित जन समूह को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड के सिमडेगा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिमडेगा के सैदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उन्होंने लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया और यात्रा का उद्देश्य भी बताया। सिमडेगा के सैदपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों में खूब उत्साह नजर आया। मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को वर्ष 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान श्री मुंडा ने लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवार और गांव विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। अभियान के माध्यम से विकसित भारत बनाने के दृष्टि से हमारा पंचायत कैसे सबल समर्थ और यहाँ के लोग कैसे सशक्त बने, इस मूल मंत्र को प्रधानमंत्री ने खूंटी के भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से प्रारंभ किया। कार्यक्रम में मेरी जुबानी मेरी कहानी के तहत लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलावों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी क्षेत्र का लाभ मिला है। मेरा घर पहले कच्चा मकान था और अभी मुझे पक्का मकान मिल गया। फुटपाथ में दुकान लगाता था, 10 सालों से दुकान लगा रहा हूँ। NULM के द्वारा सर्वे किया गया जिसमें मेरा नाम सूची में नाम डाला गया और इसके तहत मुझे दुकान आवंटित किया गया वेंडिंग जोन में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना की तरफ से 5000 सहयोग राशि मिली। उससे मैं पौष्टिक आहार को शामिल किया। मौके पर कई योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। LED वैन के जरिए लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संदेश भी सुनाया गया। वहां लगे स्टॉलों के जरिए लोगों ने अपना निबंधन भी कराया। सिमडेगा से मनोज सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। धोराजी मंडी में भाव चढ़े तो राजकोट और राजूला मंडी में गिरे, जबकि हलवद मंडियों में इस दौरान मूंगफली के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के राजकोट मंडी में 10 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,400 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,375 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 जनवरी को मूंगफली 7,000 रुपए पर बिकी। वहीं राजोला मंडी में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,253 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 1,403 रुपए लुढ़क कर 4,850 रुपए पर हुए, जबकि धोराजी मंडी में 10 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,055 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदों में 450 रुपए का उछाल आया और भाव 6,505 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है।
मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश में होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 7 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 75,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,18,000 टन का हुआ, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 2,43,000 टन रहा था। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यहीं चने के खेत से भी पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा चने के खेत में निराई और गुड़ाई करें। यहाँ के किसान प्याज के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान गेहूं के खेत में निराई करते रहें। यहाँ चने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की बुआई करें। हिमाचल में प्याज की बुआई कर सकते हैं। वहीं लहसुन की बुआई करते रहें। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है। अभी गाजर और मूली की बुआई करें। यहीं के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में आंवले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई करने किसान आलू के खेत की देखभाल कर सकते हैं। और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते कुछ और खबर, खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम का नासिक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ आए। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के काला राम मंदिर में दर्शन किए। पीएम ने वहां पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पीएम ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें नमन किया। समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर ले जाकर पूरे विश्व में इसे लोकप्रिय बनाया। प्रवर्तन निदेशालय की पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर छापेमारी। ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों सुजीत बोस और तापस राय के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने इसी के साथ उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी छापेमारी की। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर कहा है कि चोर के घर में छापेमारी होगी। पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 3 ट्रेनों के विस्तार को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, सनातन का विरोध कांग्रेस के स्वभाव में आ गया है। कांग्रेस ने हमेशा वोट की राजनीति की है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में भाग न लेने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, हिंदुओं की भावनाओं की अनदेखी कर कांग्रेस राजनीति कर रही है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।